प्यार और रिश्तों की कहानियां अक्सर दिल को छू जाती हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो दिल को झकझोर देती हैं। आज हम आपको एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहे हैं जो रिश्तों की तहों को खोलती है और इंसानी जज्बातों की गहराइयों में उतरकर बहुत कुछ बयां करती है। ये कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की, जहां शादी की हलचल के बीच ऐसा कुछ हुआ कि पूरा माहौल ठहर सा गया। तो आइए, बिना किसी देरी के इस अनोखी और हैरान कर देने वाली दास्तान में खो जाते हैं। ये सब 6 महीने पहले की बात है, जब अरविंद नाम का 25 वर्षीय सुंदर युवक अपनी होने वाली दुल्हन को देखने गया था। लड़की का नाम मुस्कान था, जो उसी गांव में रहती थी। लेकिन अरविंद को मुस्कान कुछ खास नहीं लगी और उसने मन ही मन शादी से मना करने का विचार बना लिया था। तभी उसकी नज़र मुस्कान की मां, नीता, पर पड़ी। नीता की उम्र करीब 37 साल थी और उनकी सुंदरता और आकर्षण देखकर अरविंद का दिल धड़क उठा। वह नीता को देखता ही रह गया। जब उसने पूछा तो पता चला कि वह मुस्कान की मां है। यहीं से अरविंद के मन में कुछ और ही चलने लगा। मुस्कान पसंद न आने के बावजूद उसने बिना देर किए शादी के लिए हाँ कर दी, क्योंकि उसकी सोच अब पूरी तरह नीता के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। शादी की तारीख तय हुई। इसके बाद अरविंद ने एक नया मोबाइल खरीदा और उसे नीता को गिफ्ट कर दिया। उसने बहाना बनाया कि वह अपनी होने वाली पत्नी मुस्कान से बात करना चाहता है, लेकिन असल में उसकी नीयत कुछ और ही थी। मोबाइल देने के बाद अरविंद और नीता के बीच बातचीत शुरू हो गई। शुरुआत में ये बातें सामान्य थीं, लेकिन धीरे धीरे ये बातचीत भावनाओं और फिर अंतरंगता की ओर बढ़ने लगी। अरविंद दिन में मुश्किल से 5-10 मिनट ही मुस्कान से बात करता और फिर कहता, मम्मी से बात करनी है, उन्हें कुछ पूछना है। इसके बाद वह घंटों नीता से बातें करता। नीता भी अरविंद की बातों में धीरे धीरे खोने लगी। दोनों के बीच बातचीत इतनी गहरी होती गई कि कई बार वे दिन में 15-16 घंटे तक फोन पर जुड़े रहते। मुस्कान को कभी कोई शक नहीं हुआ। वह यही समझती रही कि उसका होने वाला पति उसकी मां से शादी की तैयारियों के बारे में सलाह करता है। उधर नीता के पति धर्मेश को भी कुछ भनक नहीं लगी, क्योंकि वह अपने कपड़ों के कारोबार में व्यस्त रहते थे। गांव में उनकी एक छोटी सी दुकान थी और वह दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। उनके 3 बच्चे थे, बड़ी बेटी मुस्कान और 2 छोटे बेटे। धर्मेश को हमेशा यही लगता था कि नीता अपनी बेटी मुस्कान की शादी को लेकर काफी गंभीर है, इसलिए वह अपने होने वाले दामाद अरविंद से इतनी बातें करती है। लेकिन कुछ ही महीनों में नीता और अरविंद की बातचीत एक नए मोड़ पर पहुंच गई। एक दिन नीता ने अरविंद से कहा, बातें तो बहुत हो गईं, लेकिन अब मैं तुमसे शादी से पहले मिलना चाहती हूँ। शादी के बाद मैं तुम्हारी सास बन जाऊंगी और फिर हमारा रिश्ता वैसा नहीं रह पाएगा। मैं चाहती हूँ कि हम एक दूसरे को थोड़ा और करीब से जान लें। अरविंद तो जैसे इस पल का इंतजार ही कर रहा था। वह तुरंत मान गया और एक प्लान बना लिया। उसने बीमारी का बहाना बनाया और नीता को अपने घर बुला लिया। उस दिन अरविंद का घर खाली था, क्योंकि उसके परिवार वाले कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए थे। अरविंद ने नीता के आने से पहले ही सब कुछ तैयार कर रखा था। एक कमरा, एक बिस्तर और सिर्फ 2 लोग। उस रात उन्होंने वही किया जिसके लिए वे महीनों से तड़प रहे थे। मगर वह एक रात ही नहीं थी, नीता वहीं रुक गई। नीता पूरे 5 दिनों तक अरविंद के घर रुकी। इन 5 रातों में उन्होंने एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह समय बिताया। हर दिन उनकी नज़दीकियां और गहरी होती चली गईं। जब नीता का मन भर गया, तब वह अपने घर लौट आए और शादी की तैयारियों में जुट गई। उधर धर्मेश भी अब बाहर के काम से लौट आया था। शादी की तारीख पास आ रही थी और घर में रौनक थी। धर्मेश ने पूरी लगन से तैयारियां शुरू कर दी थी। 3 लाख रुपये नकद और 5 लाख की ज्वेलरी तैयार करवा दी गई थी। शादी के कार्ड छप चुके थे, शॉपिंग पूरी हो चुकी थी और रिश्तेदारों को न्योता देने का सिलसिला शुरू हो गया था। लेकिन इस सब के बीच धर्मेश को नीता के व्यवहार में कुछ बदलाव महसूस होने लगा। अब नीता ज्यादातर समय फोन पर बिजी रहती थी। जब धर्मेश पूछता कि किससे बात कर रही हो, तो नीता कहती, दामाद जी से। बेटी को उनके घर भेजना है, तो सब कुछ जानना जरूरी है। धर्मेश ने नीता की बातों पर भरोसा तो किया, लेकिन उसके मन के किसी कोने में एक हल्का सा शक जरूर जन्म लेने लगा। और जब शादी में सिर्फ 15 दिन बचे थे, तब धर्मेश ने गौर किया कि नीता का फोन लगातार बिजी रहता है। एक दिन धर्मेश ने नीता से सीधा सवाल कर ही लिया, तुम दामाद से इतनी बातें क्यों करती हो? आखिर क्या जरूरत है? नीता मुस्कुराए और बात को हल्के में टालते हुए बोली, अरे तुम भी ना, बेटी की शादी है, सब कुछ समझना और परखना पड़ता है। धर्मेश ने कुछ नहीं कहा। वह कोई झगड़ा नहीं चाहता था, लेकिन उसके मन का शक अब और गहराता जा रहा था।
फिर एक दिन नीता ने कहा, सुनो, तुम मेरी बहन के घर जाकर शादी का कार्ड दे आओ। धर्मेश सुबह सुबह कार्ड लेकर निकल पड़ा। साली को न्योता देने के बाद वह बाकी रिश्तेदारों को भी कार्ड बांटने निकल गया। इधर नीता ने बेटी मुस्कान से कहा, बेटा, मुझे बाजार में कुछ जरूरी शॉपिंग करनी है, हो सकता है मुझे देर हो जाए। मुस्कान ने सहजता से जवाब दिया, ठीक है मम्मी, आप चिंता मत कीजिए, मैं घर संभाल लूंगी। नीता घर से निकल गई। शाम होने लगी, लेकिन नीता वापस नहीं आई। धर्मेश भी सारे न्योते देकर घर लौट आया। उसने मुस्कान से पूछा, तेरी मम्मी कहाँ है? मुस्कान बोली, बाजार गई है शॉपिंग के लिए। धर्मेश ने फिर पूछा, क्या लेने गई है, कुछ बताया? मुस्कान ने कहा, नहीं पापा, उन्होंने कुछ नहीं बताया। अब धर्मेश और मुस्कान दोनों नीता का इंतजार करने लगे। रात के 9 बज गए, लेकिन नीता का कुछ पता नहीं चला। धर्मेश ने कई बार फोन मिलाया, लेकिन नीता ने कॉल रिसीव नहीं की। रात बीत गई और अगली सुबह तक नीता घर नहीं लौटी। अब तक धर्मेश और मुस्कान पूरी तरह से परेशान हो चुके थे। रात बीत गई थी और नीता का कोई अता पता नहीं था। इसी बेचैनी में धर्मेश को अचानक ख्याल आया, घर की अलमारी में रखे 3 लाख रुपए नकद और 5 लाख रुपए की ज्वेलरी भी गायब थी। अब धर्मेश के मन का शक यकीन में बदलने लगा। उसने मुस्कान से कहा, बेटा, एक बार अरविंद को फोन करो, शायद उसे कुछ पता हो। मुस्कान ने अरविंद को फोन किया, लेकिन अरविंद ने टालमटोल वाले गोलमोल जवाब दिए। तब धर्मेश ने खुद फोन लिया और सख्त आवाज में पूछा, मेरी पत्नी कहाँ है? मुझे सब पता है कि वो तुमसे बात करती थी। पहले तो अरविंद बहाने बनाता रहा, लेकिन जब धर्मेश ने सख्ती दिखाई तो वह टूट गया। उसने कहा, हाँ, नीता मेरे साथ है, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करने जा रहे हैं, आप उन्हें भूल जाए। ये सुनकर धर्मेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, ये सब कब से चल रहा है? अरविंद ने बेहिचक जवाब दिया, जब से मैंने नीता को पहली बार देखा था, तभी से उन्हें पसंद करने लगा था। मार्च में वो मेरे घर आई थी, हमने साथ में 5 दिन बिताए और हमारे बीच रिश्ता बहुत गहरा हो गया। धर्मेश जैसे पत्थर बनकर रह गया। उसने ये सारा सच अपनी बेटी मुस्कान को बताया। मुस्कान ने जब ये सुना तो वो पूरी तरह टूट गई। जिस माँ पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, जिस इंसान से वह अपनी जिंदगी जोड़ने जा रही थी, दोनों ने ही उसे धोखा दे दिया। मुस्कान रोते हुए बोली, पापा, मुझे शक तो था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मम्मी ऐसा करेगी। धर्मेश और मुस्कान ने कुछ नजदीकी रिश्तेदारों से सलाह ली और फिर सीधे थाने पहुंचे। उन्होंने पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी। पुलिस भी यह सब सुनकर हैरान रह गई। नीता और अरविंद के मोबाइल नंबरों को सर्विलांस पर डाला गया और जल्द ही पता चला कि वे दोनों उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक होटल में छिपे हुए हैं। इधर मुस्कान गहरे सदमे में चली गई। उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। डॉक्टरों ने उसे ग्लूकोज और डिप्रेशन की दवाइयां देना शुरू कर दिया। धर्मेश का भी बुरा हाल था। वह अपनी बेटी को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी बूढ़ी माँ बार बार नीता और अरविंद की बातों पर अटक जाती थी। कौन सी माँ ऐसा करती है अपनी बेटी के साथ? उधर अरविंद और नीता रुद्रपुर में पूरी बेफिक्री से दिन बिता रहे थे, जैसे उन्हें किसी बात की परवाह ही न हो। धर्मेश ने हिम्मत करके अरविंद को फोन किया, लेकिन जवाब सुनकर उसका दिल टूट गया। अरविंद ने उल्टा उसे ही धमकी देते हुए कहा, नीता अब मेरे साथ है, तुम उसे भूल जाओ। ये सुनकर धर्मेश को जैसे सांसें लेना मुश्किल हो गया। उसके सामने उसकी टूटी हुई बेटी अस्पताल में थी और उसकी पत्नी किसी गैर मर्द के साथ भागकर रुद्रपुर के होटल में आराम से रह रही थी। नीता और अरविंद का प्लान अब और बड़ा होने वाला था। रुद्रपुर में छुपे रहने के दौरान उन्होंने एक नया घर लेने की योजना बनाई। नीता ने धर्मेश से चुराए गए 3 लाख रुपए नकद और 5 लाख रुपए की ज्वेलरी को बेचने का फैसला किया। नीता ने अरविंद से कहा, इन पैसों से हम अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे, अब पीछे लौटने का कोई सवाल ही नहीं है। अरविंद ने तुरंत हामी भरी। दोनों एक स्थानीय ज्वेलर्स के पास पहुंचे और ज्वेलरी बेचने की बात की, लेकिन ज्वेलर को शक हो गया, इतनी भारी मात्रा में ज्वेलरी और इतनी जल्दी बेचना, वो भी बिना किसी दस्तावेज के। उसने तुरंत पुलिस को सूचना दे दी। अब पुलिस ने ज्वेलर के जरिए नीता और अरविंद की लोकेशन ट्रैक करना शुरू किया, लेकिन नीता और अरविंद भी कम चालाक नहीं थे। उन्हें शक हो गया कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने तुरंत अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दिए और होटल से रातों रात निकलकर एक नए ठिकाने पर जा छिपे। अब पुलिस के लिए चुनौती और भी बढ़ गई थी। 2 लोग जिनके पास नकद और ज्वेलरी है, फोन बंद है और ठिकाना बदल लिया गया है। उधर धर्मेश अस्पताल में मुस्कान के सिरहाने बैठा बस यही सोच रहा था,
आखिर मैंने ऐसा क्या किया था कि मेरी दुनिया ही मुझसे छिन गई। अब नीता और अरविंद रुद्रपुर के एक छोटी सी गेस्ट हाउस में छुपे हुए थे। नीता ने चिंतित होकर कहा, हमें अब और ज्यादा सावधान रहना होगा। अगर पुलिस ने हमें ढूंढ लिया तो हमारा सपना अधूरा रह जाएगा। अरविंद ने उसके हाथ थामते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। हम जल्द ही किसी दूर जगह चले जाएंगे, जहां हमें कोई नहीं जानता। उधर धर्मेश और मुस्कान की जिंदगी पूरी तरह से बिखर चुकी थी। गांव में यह बात आग की तरह फैल चुकी थी। लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे। कैसी औरत थी वो, अपनी बेटी के होने वाले दूल्हे के साथ भाग गई। धर्मेश को हर दिन ताने और सवालों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन उससे ज्यादा वह अपनी बेटी मुस्कान के लिए परेशान था, जो अब पूरी तरह खामोश हो चुकी थी। मुस्कान ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया था। ना किसी से बात करती, न बाहर आती। वो बस एकटक छत को देखती रहती, जैसे उसका सब कुछ खो चुका हो। धर्मेश ने बार बार पुलिस से गुहार लगाए, लेकिन अभी तक कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाया था। पुलिस केवल कयासों और पुराने मोबाइल लोकेशन पर अटकी हुई थी। नीता और अरविंद रुद्रपुर में ही अपना अगला प्लान बना रहे थे, एक नई पहचान, नया शहर और नई जिंदगी की शुरुआत। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि पुलिस और किस्मत दोनों धीरे धीरे उनके करीब आ रहे थे। नीता ने अरविंद से कहा, हमें इन पैसों से कोई छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहिए। अगर हम सही ढंग से काम करें तो कोई हमें पकड़ भी नहीं पाएगा। अरविंद ने जवाब दिया, ठीक है, लेकिन इसके लिए पहले हमें अपना ठिकाना बदलना होगा। रुद्रपुर में ज्यादा दिन रुकना ठीक नहीं होगा। दोनों ने मिलकर फैसला किया कि वे मुंबई जाएंगे और वहां से नई शुरुआत करेंगे। नीता और अरविंद ने रुद्रपुर छोड़ने का मन बना लिया था। मुंबई जाने की योजना बनाते हुए उन्होंने गेस्ट हाउस में अपनी आखिरी रात बिताई। नीता ने अपने बैग में बचे हुए पैसे और कुछ ज्वेलरी संभाल कर रखी। अरविंद ने एक पुराने दोस्त से संपर्क किया था, जो मुंबई में एक छोटा सा किराए का मकान खोजने में उनकी मदद कर सकता था। अरविंद ने नीता से कहा, हम वहां जाकर एक नया नाम और नई पहचान बनाएंगे। कोई नहीं जान पाएगा कि हम कौन हैं। नीता ने सहमति में सिर हिलाया। वह जानती थी कि धर्मेश और पुलिस उनकी लगातार तलाश कर रहे हैं, और अगर वे पकड़े गए तो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। फिर भी अरविंद के प्यार में डूबी नीता ने अपने मन के डर को दबा दिया और उसके साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। अगली सुबह दोनों एक लोकल बस में सवार होकर मुंबई के लिए रवाना हुए। बस की खिड़की से बाहर देखते हुए नीता के मन में पुरानी यादें उमड़ने लगीं। उसे धर्मेश की मेहनत, मुस्कान की मासूमियत और अपने 2 छोटे बेटों की हंसी याद आने लगी। एक पल के लिए उसका दिल भर आया, आंखें नम हो गईं, लेकिन तभी अरविंद ने उसका हाथ थाम लिया और धीरे से कहा, सब ठीक हो जाएगा, हम एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं। नीता ने एक फीकी सी मुस्कान देने की कोशिश की और अरविंद के कंधे पर सिर टिका दिया। जब वे मुंबई पहुंचे तो अरविंद का दोस्त उन्हें शहर के एक छोटे से मोहल्ले में ले गया, जहां एक पुराना लेकिन साफ सुथरा मकान किराए पर मिल गया। मकान मालिक को ज्यादा सवालों से कोई मतलब नहीं था, बस किराया समय पर चाहिए था। नीता और अरविंद ने अपनी पहचान पूरी तरह बदल दी थी। नीता अब राधा बन गई थी और अरविंद का नाम हो गया मोहन। दोनों मकान मालिक को बता चुके थे कि वे पति पत्नी हैं और शहर में नई शुरुआत करने आए हैं। मकान मालिक ने बिना किसी ज्यादा सवाल की चाबी सौंप दी। मुंबई में पहले कुछ दिन दोनों ने आराम से बिताए। नीता ने घर को सजाने में अपना पूरा ध्यान लगाया, जबकि अरविंद बाहर निकलकर छोटे मोटे बिजनेस के मौके तलाशने लगा। उसने सोचा कि ज्वेलरी बेचने का रिस्क लेना ठीक नहीं होगा, इसलिए बेहतर होगा कि कोई छोटी सी दुकान खोली जाए। नीता ने सुझाव दिया, एक कपड़ों की दुकान ठीक रहेगी, क्योंकि मैं धर्मेश के साथ कपड़ों के कारोबार में थोड़ा बहुत अनुभव रखती हूँ। मोहन को यह आइडिया बहुत पसंद आया। दोनों ने मिलकर बचे हुए पैसों से एक छोटी सी दुकान किराए पर ली और कुछ सस्ते कपड़े खरीदकर बेचने लगे। धीरे धीरे दुकान चलने लगी और उनकी जिंदगी में एक नया रंग भर गया। दिन में वे दुकान संभालते और रात को अपने छोटे से घर में एक दूसरे के साथ वक्त बिताते। अरविंद नीता की हर छोटी बड़ी बात का खास ख्याल रखने लगा था और नीता भी पूरी तरह अरविंद के लिए समर्पित हो गई थी। लेकिन इस नई जिंदगी के बीच कभी कभी नीता को मुस्कान की याद सताने लगती थी। वह सोचती, मेरी बेटी अब क्या कर रही होगी, क्या वह मुझे कभी माफ कर पाएगी। पर ये ख्याल आते ही वह झटका देती और फिर अरविंद के साथ अपने भविष्य पर ध्यान लगाने लगती। इधर गांव में धर्मेश और मुस्कान की जिंदगी मानो थम सी गई थी। मुस्कान अब अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आ चुकी थी, लेकिन वह पूरी तरह टूट चुकी थी। दिन रात अपने कमरे में बंद रहती
और अपनी मां नीता की हर बात को याद करके रोती रहती। धर्मेश ने बार बार कोशिश की कि मुस्कान को समझाए और उसका गुस्सा कम करे, लेकिन मुस्कान का दर्द और गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। धर्मेश खुद भी अंदर से खाली खाली सा महसूस करने लगा था। गांव में लोग अब खुलकर उनकी और मुस्कान की बुराई करने लगे थे। उनके परिवार की स्थिति हर दिन और बिगड़ती जा रही थी। कुछ लोग कहते थे धर्मेश ने नीता से इतना काम करवाया कि वह तंग आकर घर छोड़ गई, तो कुछ लोग कहते नीता ने अरविंद से प्यार के चक्कर में अपनी बेटी मुस्कान की जिंदगी बर्बाद कर दी। धर्मेश हर तरफ से टूट चुका था, लेकिन फिर भी उसने पुलिस पर लगातार दबाव बनाए रखा। पुलिस ने रुद्रपुर में नीता और अरविंद की तलाश की, लेकिन जब पता चला कि वे वहां से जा चुके हैं, तो जांच और भी मुश्किल हो गई। अब तक स्थानीय लोग नीता और अरविंद को राधा और मोहन के नाम से जानते थे। उनकी दुकान ठीक ठाक चल रही थी और जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटती लग रही थी। लेकिन एक दिन दुकान पर एक नया ग्राहक आया। वह बार बार नीता को घूर रहा था। नीता को कुछ अजीब तो लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा शायद कोई अनजान आदमी है, पहली बार दुकान पर आया है। लेकिन असल में वह ग्राहक कोई और नहीं, बल्कि धर्मेश का एक दूर का रिश्तेदार था, जो मुंबई में ही नौकरी करता था। जैसे ही उसकी नजर नीता पर पड़ी, वह चौंक गया। ये तो नीता ही है, लेकिन नाम राधा। उसने चुपचाप बाहर निकलकर धर्मेश को फोन किया और धीरे से कहा, भाई साहब, मुझे लगता है मैंने नीता को यही देखा है, एक कपड़ों की दुकान में। धर्मेश को ये खबर मिलते ही दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने एक पल भी गंवाए बिना अपने एक भरोसेमंद दोस्त के साथ मुंबई के लिए निकलने का फैसला किया। वह जानता था कि पुलिस को खबर देना जरूरी है, तो उसने थाने में सूचना दे दी, लेकिन उसका असली इरादा था, मैं खुद उससे आमने सामने बात करूंगा। मुझे जानना है कि नीता ने आखिर ऐसा क्यों किया। उधर मुंबई में नीता और अरविंद को अभी तक इस बात की भनक तक नहीं थी कि उनकी बनती हुई दुनिया एक बार फिर से बिखरने जा रही है। मुंबई पहुंचते ही धर्मेश उस मोहल्ले की तरफ बढ़ा जहां उसे बताया गया था कि नीता और अरविंद की दुकान है। वह गली के मोड़ पर रुका और दूर से देखा नीता दुकान में ग्राहकों को कपड़े दिखा रही थी। धर्मेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो चाहता तो था कि सीधे पुलिस को बुला ले, लेकिन उसके दिल में अभी भी एक बात थी, पहले नीता से आमने सामने पूछूं, आखिर क्यों। वो धीरे धीरे दुकान के पास गया और धीमी मगर साफ आवाज में पुकारा, नीता। नीता ने जैसे ही धर्मेश की आवाज सुनी, उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसके हाथ से कपड़ा फिसलकर गिर गया। उसे समझ आ गया था, अब खेल खत्म होने वाला है। उसी वक्त अरविंद दुकान के पीछे से कुछ सामान रखकर लौट रहा था, लेकिन नीता के चेहरे की घबराहट देखकर वह भी चौकन्ना हो गया। वह तेजी से बाहर आया। धर्मेश और अरविंद की नजरें मिली और एक पल के लिए समय जैसे थम सा गया। नीता कांपते हुए बमुश्किल बोल पाई, तुम यहाँ कैसे। धर्मेश ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे जवाब चाहिए नीता। तुमने मेरे साथ, अपनी बेटी मुस्कान के साथ, अपने बेटों के साथ ऐसा क्यों किया। नीता कुछ बोल नहीं पाई। उसकी आंखें भर आईं, होंठ कान पे, पर उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। उसका मौन मानो गुनाह कबूल कर रहा था। और वहीं 3 जिंदगियां एक बार फिर एक मोड़ पर आकर रुक गईं। अरविंद ने बीच में बोलने की कोशिश की, देखो अंकल, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन धर्मेश ने उसकी बात बीच में काटते हुए सख्त लहजे में कहा, तुम चुप रहो, मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूँ। कुछ पल के लिए माहौल बिल्कुल ठहरा सा लग रहा था। तभी नीता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, धर्मेश, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं अब वापस नहीं आ सकती। मैं अपनी जिंदगी चुन चुकी हूँ। ये सुनकर धर्मेश स्तब्ध रह गया। वो जैसे अंदर से टूट गया, पर फिर भी उसने खुद को संभालने की कोशिश की। वो कुछ और कहता, लेकिन उसी वक्त अरविंद ने नीता का हाथ पकड़ लिया और धीरे धीरे उसे दुकान से बाहर ले जाने लगा। धर्मेश ने उन्हें रोकने के लिए दौड़ लगाई, लेकिन बाजार की भीड़ में वे दोनों गायब हो गए। धर्मेश हौंफते हुए वहीं खड़ा रह गया। फिर उसने तुरंत पुलिस को फोन किया और सारी बात विस्तार से बताई। पुलिस टीम तुरंत दुकान और आसपास के इलाके में तलाशी लेने पहुंची। दुकान में हर कोना छाना गया, मकान मालिक से पूछताछ हुई, लेकिन नीता और अरविंद वहां से सब कुछ छोड़कर भाग चुके थे। उन्होंने न केवल दुकान बंद कर दी थी, बल्कि मकान भी खाली कर दिया था। धर्मेश निराश होकर अपने गांव लौट आया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने पुलिस से कहा, मैं नीता को ढूंढने से पीछे नहीं हटूंगा। नीता और अरविंद अब अयोध्या पहुंच चुके थे। दोनों ने एक छोटे से आश्रम में शरण ली, जहां वे खुद को भक्ति के रूप में पेश कर रहे थे। नीता ने अपने बाल छोटे कर लिए थे और अरविंद ने दाढ़ी बढ़ा ली थी, ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। नीता ने अरविंद से पूछा,
अगर हमें पकड़ लिया गया तो क्या होगा? अरविंद ने उसे गले लगाते हुए कहा, हम साथ हैं और यही काफी है। चाहे जो भी हो, हम एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। अयोध्या के उस छोटे से आश्रम में नीता और अरविंद ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। आश्रम में रहने वाले लोग उन्हें अब राधा और मोहन के नाम से जानते थे। नीता ने अपने छोटे बाल और साधारण कपड़े पहनकर एक भक्ति का रूप अपना लिया था, जबकि अरविंद ने दाढ़ी बढ़ा ली थी और साधु जैसी वेशभूषा पहनकर अपनी असली पहचान छुपा ली थी। दिन भर वे भजन और सेवा कार्यों में जुटे रहते, पर रात के सन्नाटे में वे एक दूसरे के साथ बैठकर अपने भविष्य की योजनाएं बनाते। नीता को अब भी कभी कभी अपने बच्चों की याद सताती, खासकर मुस्कान की, पर वह हर बार अपने दिल को समझा लेती कि उसने जो रास्ता चुना है वह उसके लिए सही है। अरविंद उसका हौसला बढ़ाता और कहता, हमने जो शुरू किया है उसे अब पीछे नहीं छोड़ सकते। हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। आश्रम में रहते हुए उन्होंने वहां के संचालक स्वामी जी का विश्वास भी जीत लिया। स्वामी जी सोचते थे कि ये युवा जोड़ा जो दुनिया की माया मोह से तंग आकर भक्ति के मार्ग पर आया है, शायद सचमुच एक नई जिंदगी की तलाश में है। नीता ने अपनी चतुराई और व्यवहार कुशलता से जल्दी ही स्वामी जी को प्रभावित कर लिया। स्वामी जी ने आश्रम के छोटे मोटे हिसाब किताब की जिम्मेदारी नीता को सौंप दी। अरविंद ने आश्रम से बाहर जाकर भक्तों से दान और चंदा इकट्ठा करने का काम संभाल लिया। इस तरह दोनों ने न सिर्फ अपनी पहचान छुपाई, बल्कि धीरे धीरे थोड़ा बहुत पैसा भी जमा करना शुरू कर दिया। वे सोचने लगे थे कि अब शायद किस्मत उनके साथ है, लेकिन अयोध्या जैसे धार्मिक और जीवन शहर में भी उनका भाग्य हमेशा साथ नहीं दे सकता था। एक दिन आश्रम में एक नया भक्त आया जो उसी के गांव का रहने वाला था। वो धर्मेश का पुराना परिचित था और कुछ साल पहले नीता से भी एक पारिवारिक समारोह में मिल चुका था। उसने जब नीता को आश्रम में सेवा करते देखा तो उसके चेहरे को पहचानने की कोशिश करने लगा। नीता के छोटे बाल और साधारण कपड़ों ने उसे थोड़ा भ्रमित किया, लेकिन जब उसने अरविंद को नीता के साथ हंसते बोलते देखा तो उसका शक यकीन में बदल गया। उसने चुपके से मोबाइल से दोनों की तस्वीरें खींची और तुरंत धर्मेश को भेज दी। उस वक्त धर्मेश गांव में ही था और अपनी टूटी हुई जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश कर रहा था। तस्वीरें देखते ही उसका दिल एक बार फिर से उफन पड़ा। वो समझ गया, अब नीता और अरविंद की असलियत सबके सामने लाने का समय आ गया है। इस बार नीता और अरविंद ने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला जाने का फैसला किया। अरविंद को एक पुराने दोस्त ने बताया था कि धर्मशाला में विदेशी सैलानियों की भीड़ रहती है और वहां एक छोटा सा कैफे खोलकर अच्छी कमाई की जा सकती है। नीता को यह आइडिया पसंद आया। दोनों धर्मशाला पहुंचे और एक सस्ते से लॉज में ठहर गए। इस बार उन्होंने फिर से अपनी पहचान बदल डाली। नीता बन गई रूबी और अरविंद बन गया राहुल। नीता ने अपने बाल रंग लिए और अरविंद ने अपनी दाढ़ी साफ करके नया लुक अपना लिया। कुछ ही दिनों में दोनों ने एक छोटा सा कैफे किराए पर लिया। नीता ने खाना बनाने की जिम्मेदारी संभाल ली, जबकि अरविंद ग्राहकों से बातचीत करता और बाहर से जरूरी सामान मंगवाता। कैफे में ज्यादातर विदेशी सैलानी और स्थानीय युवा आते थे। नीता की बनाई भारतीय डिशेस खास तौर पर बहुत पसंद की जाने लगी। धीरे धीरे कैफे की कमाई बढ़ने लगी और दोनों को लगने लगा कि शायद अब उनकी जिंदगी पटरी पर आ गई है। रात को जब कैफे बंद हो जाता तो वे धर्मशाला की ठंडी पहाड़ियों की हवा में छत पर बैठकर एक दूसरे के साथ मुस्कुराकर बातें करते और अपने नए जीवन का जश्न मनाते। लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली थी। अयोध्या पुलिस ने आश्रम की गहराई से तलाशी ली और वहां से कुछ अहम सुराग जुटाए, जैसे नीता की लिखावट वाले पुराने रजिस्टर और अरविंद के हाथों से ली गई दान रसीदें। एक सीसीटीवी फुटेज भी मिली जिसमें उनका चेहरा धुंधला तो था, लेकिन पुलिस ने टेक्निकल टीम को सौंपा और अब तस्वीरें साफ की जा रही थी। पुलिस का शक सही निकला। नीता और अरविंद ने नाम बदला था, लेकिन चेहरा अब भी वही था। अब पुलिस को सिर्फ एक सुराग और चाहिए था और वो जल्द मिलने वाला था। स्वामी जी ने पुलिस से बातचीत में बताया कि राधा और मोहन एक रात अचानक चले गए थे, लेकिन जाते जाते वे अपना एक बैग छोड़ गए थे जिसमें कुछ पुराने कागजात और एक फटा हुआ बस टिकट मिला। जब पुलिस ने उस टिकट के हिस्से को स्कैन किया तो पता चला कि वे संभवतः धर्मशाला की ओर गए हैं। अयोध्या पुलिस ने तुरंत धर्मशाला पुलिस को अलर्ट किया और नीता और अरविंद की तस्वीरें भी भेज दी। धर्मेश को अयोध्या पुलिस की असफलता की खबर मिली। वो गुस्से और गहरी निराशा में डूब गया। उसने अब तय कर लिया था, मैं अब खुद धर्मशाला जाऊंगा। मुस्कान ने उसे रोकने की कोशिश की। पापा, अब आप पुलिस को करने दीजिए। मम्मी ने जो करना था वो कर लिया, हमें अपनी जिंदगी पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन धर्मेश का गुस्सा अब काबू से बाहर था।
उसने कहा, बेटी, मैं उसे वापस लाऊंगा। वो जो चाहे कर ले, लेकिन मैं अपने बच्चों की माँ को इस तरह नहीं छोड़ सकता। और इसी जुनून के साथ धर्मेश अपनी एक पुरानी, भरोसेमंद दोस्त को साथ लेकर धर्मशाला के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने स्थानीय लोगों से पूछताछ शुरू की। धीरे धीरे सुराग मिलने लगे। किसी ने कहा, हाँ, ऐसा जोड़ा यहाँ आया था कुछ हफ्ते पहले। वो सोनिया और राज के नाम से एक कैफे चला रहे हैं। एक दिन धर्मेश धर्मशाला की गलियों में तलाश करता हुआ नीता और अरविंद के कैफे के पास से गुजरा। जैसे ही उसकी नज़र कैफे की खिड़की से अंदर गई, उसने नीता को काउंटर पर बैठे देखा। एक पल को उसका खून खौल उठा, लेकिन उसने अपने गुस्से पर काबू पाया। उसे डर था कि कहीं नीता और अरविंद फिर से न भाग जाएं। उसने तुरंत स्थानीय पुलिस को फोन किया और उन्हें कैफे का सटीक पता दे दिया। पुलिस ने कैफे पर छापा मारने की योजना बना ली, लेकिन नीता और अरविंद की किस्मत एक बार फिर उनके साथ थी। उसी दिन एक विदेशी सैलानी कैफे में आया। उसने नीता से धीमे स्वर में कहा, कुछ लोग बाहर आपकी तस्वीर लेकर लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। मुझे शक है, कोई खतरा हो सकता है। नीता का चेहरा फंका पड़ गया। उसने तुरंत अरविंद को अंदर बुलाया और सब बताया। दोनों समझ गए, अब भागने का वक्त है। उन्होंने बिना देर किए कैफे की बत्तियां बुझा दी, थोड़े बहुत पैसे और जरूरी सामान समेटे और रात के अंधेरे में धर्मशाला को चुपचाप छोड़ दिया। जब धर्मेश और पुलिस कैफे पर पहुंचे तो वह पूरी तरह खाली पड़ा था, जैसे वहां कभी कोई रहा ही ना हो। धर्मेश दीवार का सहारा लेकर बैठ गया। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद से कहा, नहीं, मैं नहीं रुकूंगा। वो हर बार एक कदम आगे रहे हैं, अब मैं एक कदम आगे रहूंगा। धर्मेश ने पुलिस से सीधा कहा, मैं जहां तक जाना होगा जाऊंगा। वो कितना भी छुपे, मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। मेरे बच्चों की मां को इस तरह नहीं भागने दूंगा। इधर मनाली की ठंडी और शांत वादियों में नीता और अरविंद ने एक छोटी सी गेस्ट हाउस में पनाह ली थी। अब वे वहां के लोगों को रूबी और राहुल के नाम से जानते थे। गेस्ट हाउस की तीसरी मंजिल का एक सीधा सादा कमरा उनका नया ठिकाना बन गया था। मनाली की सर्द हवाएं उनकी हड्डियों में तो नहीं, लेकिन नीता के मन में डर की ठंड जरूर भरने लगी थी। एक रात जब दोनों खिड़की के पास बैठे थे, नीता ने थके स्वर में कहा, अरविंद, कब तक हम ऐसे भागते रहेंगे? क्या हमें कभी सुकून मिलेगा, चैन की सांस? अरविंद ने उसे गले लगाया और धीमे से कहा, बस थोड़ा और सब्र, हम जल्द ही कोई ऐसी जगह ढूंढ लेंगे जहां कोई हमें न पहचानता हो, न खोजता हो। लेकिन अब नीता की आंखों में कभी न खत्म होने वाला भागना तैरने लगा था। वो जानती थी कि धर्मेश हार मानने वालों में से नहीं है। अरविंद का हौसला अब भी जिंदा था। उसने नीता से कहा, यहाँ मनाली में ढेर सारे सैलानी आते हैं, अगर हम एक छोटा सा ढाबा खोल लें तो हमें ज्यादा किसी से मिलना जुलना भी नहीं पड़ेगा और कमाई भी हो जाएगी। नीता ने बेमन से मुस्कुराने की कोशिश की, ठीक है, कोशिश करते हैं। दोनों ने अगले दिन से आसपास जगह देखने शुरू की। एक पुरानी दुकान जो कई महीनों से बंद पड़ी थी, उसे उन्होंने किराए पर लेने की बात शुरू कर दी। नीता ने हामी भरी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह जानती थी कि उनका ये भागना अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। फिर भी उसने अरविंद पर भरोसा किया और उसके नए प्लान में पूरी मेहनत से जुट गई। दोनों ने अपने बचे हुए पैसों से मनाली के बाहरी इलाके में एक छोटा सा ढाबा किराए पर लिया। नीता ने फिर से खाना बनाने का सिलसिला शुरू किया और अरविंद ढाबे का सामान लाने ले जाने और ग्राहकों की देखभाल में जुट गया। धीरे धीरे उनका ढाबा चलने लगा। सैलानी और स्थानीय लोग नीता के हाथ के स्वादिष्ट पराठे और गर्म चाय की तारीफ करते नहीं थकते थे। अरविंद को लगने लगा कि शायद अब उनकी जिंदगी सचमुच बदलने लगी है। मुस्कान ने प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर किया था और वह डिटेक्टिव मनाली में नीता और अरविंद के ठिकाने की तलाश में लग गया। डिटेक्टिव ने स्थानीय लोगों से पूछताछ की और अंततः उन्हें मनाली के एक छोटे से ढाबे के बारे में पता चला जो नीता चला रही थी। उसने तुरंत धर्मेश को फोन किया और कहा, मुझे लगता है मैंने उन्हें ढूंढ लिया है। वे मनाली में एक ढाबा चला रहे हैं। धर्मेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत मुस्कान को ये खबर दी, बेटी, अब मैं उन्हें वापस लाऊंगा। मुस्कान ने पिता को समझाने की कोशिश की, पापा, मम्मी ने जो किया उसे भूल जाए, हमें अपनी जिंदगी आगे बढ़ानी चाहिए। लेकिन धर्मेश का गुस्सा और दर्द इतना गहरा था कि उसे चैन नहीं मिल रहा था। उसने ठाना कि वह मनाली जाकर नीता से आखिरी बार बात करेगा। धर्मेश अपने एक भरोसेमंद दोस्त और डिटेक्टिव के साथ मनाली के लिए निकल पड़ा। दूसरी ओर पुलिस को भी डिटेक्टिव ने इस खोज की सूचना दे दी थी। मनाली पुलिस को अलर्ट कर दिया गया था और उन्होंने ढाबे की निगरानी चुपचाप शुरू कर दी थी। एक शाम नीता ढाबे पर अकेली थी।
अरविंद कुछ सामान लेने बाजार गया था। तभी अचानक धर्मेश ढाबे पर पहुंच गया। नीता उसे देखते ही सन रह गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया, होंठ सूख गए और वो कुछ बोल नहीं पाई। धर्मेश ने गहरी सांस ली और धीमे लेकिन ठहरे हुए स्वर में कहा, नीता, तुमने मेरे साथ, अपने बच्चों के साथ ऐसा क्यों किया? क्या कमी थी तुम्हें? नीता की आंखें भर आईं। उसके स्वर में कंपन था। धर्मेश, मुझे माफ कर दो, मैंने जो किया वो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। लेकिन अब मैं वापस नहीं जा सकती। धर्मेश का गुस्सा अब नियंत्रण के बाहर था। वह चिल्ला उठा, तुमने अपनी बेटी मुस्कान की जिंदगी बर्बाद कर दी। वो आज भी तुम्हारे लिए रोती है। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? नीता ने सिर झुका लिया, लेकिन उसकी आंखों में पछतावे से ज्यादा डर था। तभी अरविंद ढाबे पर लौट आया। धर्मेश को सामने देखकर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह फौरन नीता को अपने पीछे खींचते हुए बोला, आप यहाँ से चले जाए। नीता अब मेरी है, हमारी जिंदगी में आपका कोई हक नहीं है। धर्मेश ने उसकी ओर गुस्से से देखा और कदम आगे बढ़ाया ही था कि तभी डिटेक्टिव और पुलिस की गाड़ी ढाबे के सामने आकर रुकी। पुलिस टीम तेजी से भीतर घुसी और दोनों को हिरासत में लेने की कोशिश की। अरविंद ने विरोध किया, हमने कोई अपराध नहीं किया, हम दोनों बालिग हैं, अपनी मर्जी से साथ रह रहे हैं। नीता चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। डर सब कुछ खो देने का और अब शायद सच्चाई से भाग न पाने का। धर्मेश ने पुलिस से तीखे स्वर में कहा, इन दोनों ने मेरे घर से 3 लाख रुपए नकद और 5 लाख की ज्वेलरी चुराई है। मेरी बेटी मुस्कान की जिंदगी बर्बाद कर दी है। इन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। पुलिस ने हालात की गंभीरता को समझते हुए दोनों को थाने ले जाने का फैसला किया। थाने में नीता और अरविंद से लंबी पूछताछ शुरू हुई। नीता ने पुलिस पूछताछ में आखिरकार सच स्वीकार कर लिया। उसने कहा, हाँ, मैंने धर्मेश के घर से पैसे और ज्वेलरी ली थी, लेकिन मैं मजबूर थी। मुझे अपनी नई जिंदगी के लिए ये जरूरी लगा। अरविंद ने नीता की आंखों में डर देखा और फौरन आगे आया। उसने पुलिस के सामने कहा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। नीता को मत फंसाए, सारा प्लान मेरा था। मैंने ही उसे समझाया था कि भाग चलो, लेकिन पुलिस झांसे में नहीं आई। दोनों को हिरासत में रखा गया और केस को आगे बढ़ाने का फैसला हुआ। धर्मेश मनाली से गांव लौट आया। थक चुका था, लेकिन अंदर एक सुकून था कि अब भागने का दौर खत्म हो गया। उसने मुस्कान को सारी सच्चाई बताई। मुस्कान सब सुनकर फूट फूट कर रो पड़ी। थोड़ी देर बाद उसने आंसू पोंछते हुए कहा, पापा, मम्मी ने जो किया वो बहुत गलत था, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो जेल जाएं। मैं चाहती हूँ कि हम इस सब से बाहर निकलें और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें। धर्मेश ने अपनी बेटी को गले लगा लिया। बेटी, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन तेरी माँ को अपने कर्मों की सजा भुगतनी होगी। कम से कम उसे एहसास तो होना चाहिए कि उसने क्या खोया है। मनाली के थाने में तैयारियां चल रही थीं। नीता और अरविंद को अगली सुबह कोर्ट में पेश किया जाना था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान नीता और अरविंद कटघरे में खड़े थे। चारों ओर सन्नाटा था। नीता ने कांपती आवाज में कहा, मैंने जो किया उसके लिए शर्मिंदा हूँ। मैं अपनी बेटी मुस्कान से माफी मांगती हूँ। मेरा मकसद उसे दुख देना नहीं था, बस मैं खुद को खो बैठी थी। मुस्कान की आंखों से आंसू बह रहे थे। धर्मेश ने उसका हाथ थाम रखा था। अरविंद ने कहा, हमने प्यार किया, लेकिन जिस रास्ते से गए वो गलत था। मैं अपनी गलती मानता हूँ। जज ने सब पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया। चूंकि ये दोनों पहली बार अपराध में लिप्त पाए गए हैं और क्योंकि सारा धन व आभूषण वापस मिल चुके हैं, इन्हें चेतावनी देकर जमानत पर रिहा किया जाता है। लेकिन यदि आगे कोई गलती दोहराई गई तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट से बाहर निकलते समय नीता की नज़र मुस्कान से मिली। मुस्कान चुपचाप खड़ी रही। नीता रोते हुए उसकी ओर बढ़ी। बेटी, क्या तू मुझे माफ कर पाएगी? मुस्कान ने कुछ पल नीता को देखा, फिर बोली, माफ तो कर दूंगी माँ, लेकिन भूल नहीं पाऊंगी। धर्मेश पीछे से बोला, हम आगे बढ़ेंगे नीता, लेकिन तुम जो छोड़ गई थी उसका बोझ अब हमारे साथ रहेगा। नीता और अरविंद धीरे धीरे कोर्ट से बाहर निकल गए। जमानत पर रिहा जरूर हुए थे, लेकिन उनके भीतर की कैद अब शुरू हुई थी। नीता ने जेल से बाहर आने के बाद सबसे पहला फैसला किया मुस्कान से माफी मांगने का। उसका दिल ग्लानि से भरा हुआ था। उसने अरविंद से कहा, मैं अपनी बेटी से उसका भरोसा, उसका बचपन सब छीन लाए। अब मुझे उसे लौटाना होगा, जितना भी मैं लौटा सकूं। अरविंद ने उसका हाथ थामा और कहा, मैं तेरे साथ हूं नीता, चाहे जो भी हो। हम कोशिश करेंगे कि जो टूटा वो थोड़ा बहुत जुड़ सके। लेकिन समाज की नजरों में वो दोनों अब बेवफा, घर तोड़ने वाले और कलंक बन चुके थे। जहां भी जाते कानाफूसी सुनाई देती।
कुछ दुकानदारों ने उन्हें सामान देने से मना कर दिया। किराए का कमरा ढूंढना मुश्किल हो गया। धर्मेश ने अपने टूटे हुए आत्मविश्वास को संभाल लिया था। वह हर सुबह अपनी दुकान खोलता और शाम को थके हुए लौटता, लेकिन अब मुस्कान के चेहरे पर थोड़ी सी संतुलित शांति दिखने लगी थी। वह अपने छोटे भाइयों की पढ़ाई पर ध्यान दे रही थी, माँ की कमी को भरने की भरपूर कोशिश कर रही थी। धर्मेश एक रात मुस्कान से बोला, बेटा, हमें अतीत को पीछे छोड़ना ही होगा। तुम्हारी माँ ने जो किया वो गलत था, लेकिन अगर हम वहीं अटके रहे तो हम भी बर्बाद हो जाएंगे। मुस्कान ने धीरे से सिर हिलाया और दूसरी ओर नीता ने चुपचाप मुस्कान के स्कूल के बाहर खड़े होकर उसे देखा। मुस्कान ने माँ को देखा, लेकिन बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई। नीता की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह मुस्कुराई। शायद आज उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन शायद एक दिन वो माफ कर दे। अरविंद और नीता का भविष्य अब भी धुंधला था, लेकिन उन्होंने खुद को समाज के बीच नहीं, एक दूसरे के साथ नए रास्ते पर रखने का फैसला किया। नीता अब बच्चों के लिए कुछ करना चाहती थी। कभी कभी वह स्कूल में चुपचाप फीस जमा करवा देती, किताबें भिजवा देती। माँ का प्यार अब पर्दे के पीछे से झलकने लगा था। दोस्तों, आप इस रिश्ते को क्या नाम देना चाहेंगे? क्या अरविंद और नीता ने सही किया या गलत? उंगली से नीचे की ओर इशारा कमेंट करके जरूर बताएं। बेल वीडियो को लाइक करें, सेंड मेल शेयर करें और फिल्म का कैमरा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, कुछ रिश्ते दिखते तो हैं अपने, पर होते नहीं।